पीएफ ट्रांसफ़र प्रोसेस में पीएफ ऑफिस ने एक बहुत सुधार कर दिया है। अब आपका ट्रांसफ़र जो है जल्दी होगा और रिजेक्शन के चांस भी कम रहेंगे। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो अपडेट आया है वो 25 अप्रैल को आया है। वीडियो बना रहा हूँ 23 मई को, थोड़ा सा लेट बता रहा हूँ, लेकिन जो बता रहा हूँ ये आज के दिन में अप्लाई हो चुका है। ऐसा पहले ऐसा होता था कि हमारा सर्कुलर आ गया और सर्कुलर के 6-6 महीने तक भी हमारा चेंज नहीं होता था। अब ये क्या होता है, तुरंत सर्कुलर आया और तुरंत ही सिस्टम के अंदर अप्लाई हो गया। तो आप लोगों को इस सर्कुलर का बेनिफिट ऑलरेडी आज के दिन में मिल रहा है। ऑलरेडी आप लोगों का ट्रांसफ़र का प्रोसेस इस नए प्रोसेस के अंदर में होता आ रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये बदलाव क्या है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ना पीएफ कंसल्टेंट हूँ, तो मैं जो आपको बता सकता हूँ वो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं कोई बता सकता है। मैं आपको जो कह रहा हूँ, आपको ये आप वीडियो देख लो और फिर आप कोई भी वीडियो देख लेना, आपको ऐसी जानकारी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ कहानी ये है कि पहले जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस था उसके अंदर ये है कि भाई एक पुरानी कंपनी है, एक नई कंपनी है, ठीक है। पहले तो पीएफ ऑफिस ने सुधार ये किया कि अगर 1 अक्टूबर 2017 के बाद का आपका आईडी है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर का अप्रूवल ख़त्म कर दिया, एम्प्लॉयर का रोल ख़त्म हो गया। ये पहला सुधार था जो पहले हो चुका था। उसके बाद पीएफ ऑफिस ने क्या बदलाव किया है। अगला जो प्रोसेस होता था कि हमारे पास अभी दो कंपनियां हैं। एक तो तरीका है कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए। ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ज़रूरी नहीं होता कि लगेगा ही ऑटो ट्रांसफ़र। तो ये प्रोसेस तो ज़्यादातर लोगों के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। तो हमारे पास आ गई बात मैनुअल ट्रांसफ़र की। तो जब मैनुअल ट्रांसफ़र किया जाता था तो उस ट्रांसफ़र प्रोसेस में दो पीएफ ऑफिस इन्वॉल्व होते थे। दो पीएफ ऑफिस कौन से? एक तो ओल्ड कंपनी हो गई और एक न्यू कंपनी हो गई। तो यहाँ ओल्ड पीएफ ऑफिस है और यहाँ पे न्यू पीएफ ऑफिस है। तो क्या होता था कि पहले ओल्ड पीएफ ऑफिस को ट्रांसफ़र के लिए अप्रूवल देना होता था। वो अप्रूवल जाता था, अमाउंट जाता था नए पीएफ ऑफिस में। नए पीएफ ऑफिस वाले को फिर से प्रोसेस करना पड़ता था। जब तक नए पीएफ ऑफिस वाला इस प्रोसेस को, जो पैसा भेजा गया है, इस प्रोसेस को वेरीफाई ना करेगा, वेरीफाई करके वो अपने बुक्स में ओके नहीं दिखाएगा, तब तक आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं माना जाता था। तब तक आपके ट्रांसफ़र पे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा आता था, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो अब पीएफ ऑफिस ने ये कहा है कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही जगह से ट्रांसफ़र के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करवाएंगे। पहले की तरह अब पहले ये वाला करे फिर ये वाला करे, अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो भी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आप अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पीएफ ऑफिस से ही प्रोसेस की जाएगी। ओल्ड पीएफ ऑफिस को बस उसे अप्रूव करना है और वो ट्रांसफ़र होके आपके न्यू पीएफ ऑफिस में चला जाएगा। अब आपके न्यू पीएफ ऑफिस को किसी भी तरह का वेरिफिकेशन करना नहीं पड़ेगा। तो पहले जो है एम्प्लॉयर का रोल था, एम्प्लॉयर का रोल ख़त्म कर दिया गया। फिर दूसरे स्टेप पे हमें नए पीएफ ऑफिस से वेरीफाई करवाना होता था। इसके लिए सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक अटका रह जाता था। इस सिस्टम को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो गया है। अब क्या हो गया है, अब पहली चीज़ ये हो गई है कि ऑटो ट्रांसफ़र, अगर ऑटो ट्रांसफ़र है तो उसमें ना तो कंपनी, ना आपने कोई रिक्वेस्ट लगाई, वो ऑटोमेटिक ओल्ड आईडी से न्यू आईडी में पैसा चला गया। जब ओल्ड आईडी से गया है तो ओल्ड पीएफ ऑफिस को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। ओल्ड पीएफ ऑफिस इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, तभी वो नए पीएफ ऑफिस में जाता है। अगर आप मैनुअल लगाते हैं रिक्वेस्ट, अब मान लीजिए आपके केस में एम्प्लॉयर का अप्रूवल आ रहा है या फिर कोई एम्प्लॉयर का अप्रूवल नहीं आ रहा, सीधे पीएफ ऑफिस में जा रहा है। तो जब पीएफ ऑफिस में जा रहा है तो भी ये बोला गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही पीएफ ऑफिस को इसे अप्रूव करना पड़ेगा, नए वाले पीएफ ऑफिस को कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको ये नज़र आ रहा है कि 2 मई को यहाँ ट्रांसफ़र इन की एंट्री है। तो पहले ये होता था कि यहाँ पे ट्रांसफ़र इन जो आता था तो ट्रांसफ़र इन के आगे लिखा रहता था सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऐसे लिखा आता था। और मैं हज़ारों वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जब तक सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ना हटे तब तक आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब आपको किसी भी ट्रांसफ़र में सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा।
अब सिर्फ आपको इस तरह की एक एंट्री देखने को मिलेगी, ट्रांसफ़र इन। और जो पहले इंटरेस्ट का अमाउंट अलग होता था, तो अब वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी अलग नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल एंट्री आपको दिखेगी। और जैसे ही आपको ट्रांसफ़र इन की एंट्री दिख जाती है, आपको मान लेना है कि आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है और आप अपना पीएफ विड्रॉ करने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब ज़रा मैं आपको सर्कुलर में दिखा देता हूँ कि सर्कुलर में क्या लिखा है, कैसा लिखा है। यहाँ पे सर्कुलर के अंदर जो लिखा गया है वो है रीवैम्प्ड। रीवैम्प्ड मतलब थोड़ा सा, रीवैम्प्ड मतलब वापस से उसको तेज़ करना। मतलब समझ लो कि गाड़ी की स्पीड थी और गाड़ी को हमने कुछ ऐसा किया जिससे गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको उसका मतलब, उसका मीनिंग, उसका रिजल्ट दिखा चुका हूँ, बस यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। विद द व्यू ऑफ फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस, फॉर्म 13 ट्रांसफर आउट फंक्शन is since revamped, duly incorporating the bifurcating of taxable and non-taxable component of PF as stipulated wide the above reference। यहाँ पे जो टैक्स और नॉन टैक्स की बात कही गई है, ये जो बात कही जा रही है ये बिल्कुल अलग है। 90% लोगों के लिए ये रेलेवेंट नहीं है, तो अभी हम टैक्स वाली चीज़ को यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, मैं इसे बहुत अच्छे से समझता हूँ ये क्या कहा जा रहा है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम जो आपके लिए ज़रूरी है उस पर फोकस करेंगे। फर्दर कहा जा रहा है, फर्दर द 3 लेवल प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफ़र ट्रांसफरी डेस्टिनेशन ऑफिस हैज़ बीन डिस्पेंस्ड विद। मतलब जो आपका पहले 3 लेवल पे प्रोसेसिंग होती थी, पहले क्या प्रोसेसिंग हो रही थी, पहले एम्प्लॉयर कर रहा था, उसके बाद फिर ओल्ड पीएफ ऑफिस कर रहा है, फिर न्यू पीएफ ऑफिस कर रहा है, मतलब 3 लेवल हो गया। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। ये वैसे मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैं पहले पढ़ा नहीं है मैंने कि यहाँ क्या लिखा गया है। मैं मतलब समझ गया था और मेरे को रिजल्ट दिख रहा था, तो मैं समझ चुका था कि ये बदलाव हो चुका है। इट इज़ टू बी सिंपली specifically noted that once the transfer that get approved from at the transferer source, मतलब ट्रांसफरर मतलब जो ओल्ड कंपनी है, ओल्ड पीएफ ऑफिस है, ओल्ड पीएफ ऑफिस में जो आपका ट्रांसफरर मतलब जो ट्रांसफ़र करने वाला है, सोर्स ऑफिस है, वो आपके रिवैम्प फंक्शनैलिटी कर दिया गया है। प्रोविडेंट फंड एक्युमुलेशन पेंशन सर्विस, प्रोविडेंट फंड का जो इकट्ठा है और पेंशन की जो सर्विस है वो हमने प्रीवियस ऑटोमेटिकली गेट एडिटेड टू द प्रेजेंट एट द ट्रांसफरी डेस्टिनेशन ऑफिस विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एडिशनल प्रोसेसिंग। अब कोई एडिशनल प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी आपके ट्रांसफ़र को वेरीफाई करने के लिए। जो आपका सोर्स है, मतलब जहाँ से पैसा आ रहा है, और डेस्टिनेशन जहाँ पे पैसा पहुँचना है, अब ये जो पहुँचने वाली जगह पे है, यहाँ पे कोई एडिशनल प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये बात बोली जा रही है। द मेंबर प्रोफाइल एज वेल एज कंट्रीब्यूशन डिटेल ट्रांसफरी हैज़ बीन मेड अवेलेबल एट एनेक्जर टी। अब यहाँ पे पहले देखा गया होगा कि आपका जब ट्रांसफ़र होता है तो एनेक्जर के ज़्यादातर आपने देखा होगा, यहाँ पे किसी एनेक्जर टी की बात की जा रही है जो आपके लिए काम की नहीं है। ट्रांसफर डेस्टिनेशन नाउ अवेलेबल एनेक्जर टी फलाना ढिनकाना, क्लेम अप्रूवल डॉकेट। अब ये इनका टेक्निकल जो टर्म होता है वो बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनिशिएटर वेरीफायर एज वेल एज अप्रूवर एट द ट्रांसफर आउटसोर्स नीड टू थॉरोली वेरीफाई सेट डिटेल बिफोर फाइनल अप्रूवल ऑफ द क्लेम। मतलब जो सोर्स है वही उसको जो भी वेरीफाई करना है वो वही वेरीफाई करेगा, आपके जो आगे वाला है उसको वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर फॉर देयर शेल नॉट बी एनी नीड फॉर रोल ऑफ एओ ट्रांसफ़र इन रिजेक्शन। मतलब जो ट्रांसफ़र इन जो है, जब उसके पास आ रहा होता है पैसा तब भी वो रिजेक्ट कर देता था, अब वो काम की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको वेरीफाई करना है जब भेजने वाला है वही वेरीफाई करेगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ रिवाइज प्रोसेस शेल रिड्यूस, इससे प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। साथ में ही कहा जा रहा है टू इन्हेंस द एफिशिएंसी ऑफ फील्ड ऑफिस रिजल्टिंग इन ए स्पीडियर एंड सीमलेस सर्विस टू मेंबर। ठीक है, अकॉर्डिंगली इट इज़ अगेन reiterated that all the transfer source office need to take care ensure that transfer out error free and all respect before according to the final approval avoid any errors transfer and consequently grievance and delay। तो ये बहुत ज़रूरी बात कही जा रही है, मेरी बात आप बहुत ध्यान से समझिए।
वो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब जो है ना, इसमें हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है। फ़ायदा इसमें ये हो रहा है कि पहले ये है कि भाई पुरानी कंपनी का अधिकारी करेगा, उसका टाइम वेस्ट, फिर नए अधिकारी उसको वेरीफाई करेगा, उसका टाइम वेस्ट, फिर उसके ऊपर से एक एओ का भी अप्रूवल लगता था। तो अब एओ के अप्रूवल को भी हटा दिया गया है। मतलब यहाँ पे एक ही ऑफिस में दो दो अधिकारी उसको वेरीफाई कर रहा है। पहले जूनियर अधिकारी कर रहा है, फिर सीनियर अधिकारी कर रहा है, फिर यहाँ गया, फिर ये जूनियर करेगा, फिर सीनियर करेगा। इस चक्कर में डिले होता था। तो ये एओ के रोल को ख़त्म कर दिया गया, इस वाले के रोल को ख़त्म कर दिया गया है। और सिर्फ एक आदमी के उसके बात कही जा रही है कि भाई वही आदमी इसको देखेगा, और इससे हमारा जो है प्रोसेसिंग टाइम कम होगा। पीएफ ऑफिस में भी अधिकारी के पास टाइम बचेगा, साथ में हम किसी तरह का रिजेक्शन होता था, शिकायतें लगानी पड़ती थी, डिले होता था, तो वो सब चीज़ें अब जो है आसान हो जाएंगी। इसके बारे में ये बात कही गई है, ठीक है। तो अब इससे आगे जो है ये पूरी कहानी बताई गई है। तो इस कहानी का जो सोर्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारा मतलब क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, ये जो चैनल है, इस चैनल पे आपको इसी तरह की प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सभी चैनल्स को देखता हूँ और सभी चैनल्स मुझे पता है कि वो लोगों का काम ये नहीं है। मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, तो इस बारे में मैं आपको जो बता सकता हूँ वो बेस्ट जानकारी होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर 10 लाख से ऊपर चले जाएं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख हो जाएं। अब इससे क्या पर्पस क्या है? पर्पस सिंपल सा है कि भाई हमारी इनकम बढ़नी है। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ सोर्स ये है कि हम आप लोगों को कंसल्ट करते हैं। आप लोगों को अगर कंसल्ट करना होता है या फॉर्म फाइलिंग करना होता है, यही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन यहाँ पे बाकी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, फर्जी वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं, फर्जी एप्लीकेशन का प्रमोशन करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करके उनकी इनकम हो जाती है। मेरा बिल्कुल ये कंफर्म है कि मैं कभी भी किसी फर्जी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं करूँगा, किसी सट्टा एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं करूँगा, कोई भी ऐसा प्रमोशन नहीं करूँगा जिससे मुझे लगे कि एक भी रुपए का मेरे जो देखने वाले हैं उनको नुकसान होने वाला है। तो आप लोग बस इतना कर सकते हैं कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसको बनाने में मेहनत, टाइम, पैसा सब कुछ लगता है। आप बस सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे हमारे चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और ज़्यादा लोगों की हम मदद कर सकें। और ऑब्वियसली कोई अगर मंदिर भी चल रहा है तो उसको भी चंदा चाहिए होता है। बिना चंदे के मंदिर में वो फूल नहीं लग जाएंगे। तो अगर मेरे को यहाँ जिंदा रहना है तो मुझे भी कमाना है, और कमाने के लिए हमें यहाँ पे यूट्यूब से अर्निंग करनी है। लेकिन हम जायज़ अर्निंग करना चाहते हैं, हम किसी को नुकसान पहुँचा के एक रुपये भी कमाना नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।